हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये हमारा रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस सेट में लगभग 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों सेट नंबर 5 है। अगर आप अभी तक पीछे वाला सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देखने की कोशिश करें, ताकि आपकी तैयारी जो है दोस्तों बेहतर वे में हो सके। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे ऑप्शन पे बात करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेट को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जो उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए युग्म शब्द के अनुरूप है। मतलब जो दिया गया शब्द है उस शब्द को अनुरूप देखना है। बैरोमीटर वायुदाब दिया गया है, तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा घड़ी जो है उस समय, दोस्तों हमारा घड़ी समय जो है उसका अनुरूप है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो काला पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, इस समूह क्षेत्र को हम काला पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में ही सेल्यूलर जेल है। सेल्यूलर जेल जो है वो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में ही है। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप की हम राजधानी की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी हमारा हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक किया था। दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था वो 28 अप्रैल 1916। कब? 28 अप्रैल 1916 को कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो पुणे में हुआ था। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल की स्थापना किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हम एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट के द्वारा महाराष्ट्र में सितंबर 1916 को, कब? सितंबर 1916 को अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो क्वेश्चन में हमारा आ जाए कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो एनी बेसेंट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब किया था? तो 1916 में सितंबर महीने में। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका, अब थोड़ा होम रूल लीग स्थापना में एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो न्यू इंडिया। कौन सा? न्यू इंडिया। और हमारा एक दूसरा हो जाएगा कॉमनवेल्थ। आप लोग याद रखिए दोस्तों, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये दोनों इनकी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका की बात कर लेते हैं। तो तिलक की पत्रिका जो है वो मराठा, कौन सी है? मराठा जो हो गया वो तिलक की पत्रिका है। दोस्तों, थोड़ा हम एनिमेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक किसको बोलते हैं? तो क्वेश्चन हमारा आ जाए कि भारत में जो है होम रूल लीग की जनक किसे बोलते हैं? तो एनी बेसेंट को हम जनक बोलते हैं। ठीक है। अब होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका तो बता दी हमने, मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। ठीक है दोस्तों। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के रूबरू हुए थे।
तो दोस्तों ये बात है 1916 की, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी फरवरी 1916 को, कब, फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी कब रूबरू हुए थे? तो फरवरी 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो किसने कहा था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब दोस्तों बात करते हैं आरसी मजूमदार। तो ये तो आरसी मजूमदार जो थे वो 1857 के विद्रोह को ये बोले थे कि 1857 का विद्रोह जो है वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। तो ये जो आरसी मजूमदार बोल रहे थे कि 1857 का विद्रोह जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नहीं है, बल्कि बीडी सावरकर बोल रहे थे कि 1857 का जो विद्रोह है वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है। एक और बात दोस्तों याद रखिए, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो था हमारा कमल और रोटी था। क्या था दोस्तों? कमल और रोटी। क्वेश्चन हमारा ये पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, और इसको दूसरी बार अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस में गांधी जी के विरोध में भी अध्यक्ष पद से चुनाव किया गया था, उसमें इनको बनाया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। जिसमें उन्होंने किसको हराया था? उसमें ये गांधी जी के उम्मीदवार थे पटाबे सीतारामैया, इनको हराकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है दोस्तों? असम हिमालय कहा जाता है। दोस्तों असम हिमालय की लंबाई कितनी है? तो असम हिमालय की लंबाई जो है दोस्तों हमारा 720 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखिएगा कितना है? तो 720 किलोमीटर है। अब और दो बातें देख लेते हैं। कुमायूं, हमारा एक है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? तो कुमायूं हिमालय की लंबाई है दोस्तों 320 किलोमीटर। एक है हमारा दोस्तों नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की जो लंबाई है हमारा 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। कहाँ पे? तो नेपाल नदी का विस्तार जो है वो हमारा काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में है, और इसकी जो किलोमीटर है 800 किलोमीटर है। असम का जो 720 किलोमीटर है, कुमायूं 320 किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? दोस्तों ये निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? ये हमारा क्वेश्चन सब भूगोल के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रियूनियन द्वीप। रियूनियन द्वीप जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। यह जो द्वीप है वो हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये जो द्वीप है हमारा अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? तो अफ्रीका। दोस्तों ये हमारा द्वीप अफ्रीका में स्थित है। यह दोस्तों हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व 200 किलोमीटर और मॉरिशस से दक्षिण में स्थित है।
यह जो हिंद महासागर है हमारा मेडागास्कर से पूर्व 200 किलोमीटर और मॉरिशस से दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो पंचभद्रा झील जो है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये पंचभद्रा जो झील है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल का झील है। ये जो झील है वो खारे जल का झील है। दोस्तों इस झील के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने का काम में बाधा होती है। इस झील से जो वर्षा में जब कमी के कारण हो जाती है तो इस झील से नमक निकालने का काम में बाधा आती है। पंचभद्रा झील में खरवालों द्वारा नमक बनाया जाता है और इस झील में जो है दोस्तों खरवालों द्वारा नमक बनाया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा झील है? उत्तराखंड में जो है दोस्तों वो हमारा भीमताल झील है। कौन सा झील है? भीमताल झील। और हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा झील है वो सूरजताल झील है। कौन सा झील है दोस्तों? सूरजताल झील स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो है हलाली और भोजताल। मध्य प्रदेश में कौन सा है? हलाली और भोजताल। कौन सा दोस्तों? भोजताल झील स्थित है। दोस्तों ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ियां जो है हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर झील जो है हमारा चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। दस अगस्त को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। कौन सा? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय फिल्म में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वर्ष हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। ये हमारा पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह बना रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास जो है वो हमारा आरबीआई का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता से बदलकर हम बोर्निया द्वीप पर स्थानांतरित की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत महिला प्रीमियम लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती थी? तो ऑरेंज कप जीतने वाली खिलाड़ी मेग लैनिंग है। कौन है दोस्तों? मेग लैनिंग। नेक्स्ट हमारा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पहला कारखाना तो हमारा सूरत में स्थापित किया था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत का पहला कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों कुछ फैक्ट्स है इसका। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी सूरत में खोला था। कब खोला था? तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी सूरत में खोला था। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है हमारा, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? दारा को जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस तिथि की द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो कुम्हारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल सम्राट में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो किसने भेजा था? जेम्स I ने उन्हें भेजा था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा रिसरा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी की अनिवार्यता बताया, ये लागू नहीं होता है, बाकी ये 3 लागू होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, इनको डैश कहा जाता है? तो इनको दोस्तों वितरिका कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बांध संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो भारत का जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब जो होता है वो हमारा मध्याह्न रेखा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? तो गंगा का उद्गम भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता है। गुवाहाटी को क्या कहा जाता है? प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा फूल एक मादा प्रजनन अंग है? तो कौन सा फूल जो है एक मादा का प्रजनन अंग है? तो क्या है? गर्भकेसर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो कसकूट जो है एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें मधुपेशी उत्तक होते हैं? तो निम्नलिखित में से किसमें जो होते हैं मृदुपेशी उत्तक होते हैं?
तो ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2 सही हो जाए। तो पाचन तंत्र और धमनी, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो गुर्दे की धमनी जो है वो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है उसमें संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है दोस्तों। नेट्रियम नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम जो है वो सोडियम का लैटिन नाम है। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा बायोगैस। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। प्रकृति में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो सोडियम जो है वो कभी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अर्धचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचना क्यों पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है, यकृत जो है किसका कार्य करता है? तो यकृत पाचन का कार्य करता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो हेलमेट जो है वो आवेग को कम करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो प्रदूषण मुक्त जो है वो स्वच्छ ईंधन का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने तल में जियो की पत्ती आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उस पर क्या परिवर्तित दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा हमारा कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम जो है वो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई है? तो हर्ट्ज जो है दोस्तों वो ध्वनि तरंग मापने की मानक इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो यह पौधे के मुरझाने का कारण बन जाता है, यह इसका हानि है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम पैन बोलते हैं, क्या है? तो यह एक द्वितीय प्रदूषक है। पैन जो है हमारा एक द्वितीय प्रदूषक है। यदि UA, UW तथा US क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सही कथन कौन सा है? सही कथन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो भोजन का पाचन जो होता है वो हमारा पित्त रस में होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग होता है हमारा नीला होता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। श्वेत प्रकाश अपने रंग घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अराजुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो
कशेरुकी जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम जो हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में उपघटन की प्रक्रिया अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया बल दाब कब न्यूनतम होता है? पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होता है? तो कब न्यूनतम होता है? नींद की स्थिति में जब आदमी लेटता है तो उस समय दाब जो होता है वो हमारा कम होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता? तो आसुत जल होता है हमारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों ये था हमारा आज का सेट नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। जय हिंद।